हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस। और जो नया पैटर्न आया है, केस स्टडी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो या तीन केस स्टडी हैं, उसे हम आज सॉल्व करेंगे। हम पहला केस स्टडी ले रहे हैं जो आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड है। रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपने ये पैसेज पढ़ना है और किन्हीं 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसमें टोटल इसके पार्ट 5 हैं और 5 में से आपने 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। अ मोर पावरफुल व्हीकल्स, पावरफुल इसका मतलब एनर्जी ज्यादा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज वेरी फास्ट, काम को जल्दी करना, स्पीड से करना, स्पीडी ऑफ वर्क। वर्क इज डन इन अ हाई स्पीड, जितनी ज्यादा जल्दी काम कोई भी व्हीकल या जितनी ज्यादा तेजी से कोई व्हीकल मूव करता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब जो व्हीकल जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो हमारी जर्नी को उतना ही कम समय में तय करेगा। वुड कंप्लीट अ जर्नी इन ए शॉर्टर टाइम, हमारी जो जर्नी को कम समय में तय कर पाएगा कौन? एक पावरफुल गाड़ी। देन अ लेस पावरफुल वन, एक हल्की पावरफुल गाड़ी से एक ज्यादा पावरफुल वाली गाड़ी, व्हीकल्स जो है वो हमारे सफर को जल्दी पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा होगी, उसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा। स्पीड विद विच दीज व्हीकल चेंज द एनर्जी, जिस जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, चेंज होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी भी चेंज होती है। और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कितनी स्पीड से वो गाड़ी चलती है, इसका मतलब जितनी ज्यादा स्पीड इज दैट मीन उतनी ज्यादा उसके अंदर पावर और उसकी एनर्जी भी उतनी हिसाब से चेंज हो रही है। और वर्क इज ऑन बेसिस ऑफ देयर टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, इसका मतलब काम या जो जर्नी है कितने समय में पूरा किया। जिसने कम समय में जर्नी पूरी की, इसका मतलब वो गाड़ी ज्यादा पावरफुल है। जिसने ज्यादा समय में जर्नी पूरी की, उसकी उस गाड़ी की पावर क्या है? कम है, कम पावरफुल है। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, इसका मतलब पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। स्पीड ऑफ डूइंग वर्क मीन्स काम को कितनी स्पीड से करना। एंड हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, इसका मतलब कितनी तेजी से और कितनी स्लो काम को करना। जो तेजी से काम करेगा, जो जल्दी से पहुंचाएगा, जो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। जो कम काम करेगा, कम स्पीड से करेगा और ज्यादा समय लेगा, तो इसका मतलब पावर उसकी कम है। द पावर ऑफ एन एजेंट में बी वेरी विद टाइम, एजेंट जो है पावर, किसी भी पावर का जो एजेंट है वो क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दिस मीन द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट ए डिफरेंट रेट एट ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब जो वर्क डन है वो डिफरेंट रेट से डिफरेंट टाइम के अंदर काम को पूरा होता है। इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर एन आवर, अगर कोई मशीन 1 घंटे लगातार यूज होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कितनी है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1 किलोवाट की पावर की मशीन अगर 1 घंटे चलेगी, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर इतनी एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या 1 किलोवाट पावर की एक मशीन अगर 1 घंटे चलती है, तो इतना मतलब इतनी एनर्जी रिलीज करता है। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट ए रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1 किलोवाट आर का मतलब है जो एनर्जी यूज की, जो यूज की वो 1 घंटे यूज की, कितने रेट से? 1000 पर सेकंड के हिसाब से। इसका मतलब यह हम बोल सकते हैं, अगर 1 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक एक अप्लायंसेज है, एक मशीन है, अगर उसको हम 1 घंटे यूज करेंगे, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट की एक मशीन 1 घंटे यूज करेंगे तो 1 किलोवाट एनर्जी रिलीज होगी। द एनर्जी, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क और एनर्जी दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। इन हाउस होल्ड द इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एक्सप्रेस इन द किलोवाट आवर, इसका मतलब जो घर में बिजली का बिल आता है, इंडस्ट्री में और कमर्शियल में जो एनर्जीज होती है, उसको हम किलोवाट आवर की यूनिट से लिखते हैं। इसका मतलब किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। तो हमारे पास इसमें पावर आया। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या द एनर्जी डेसिपेटेड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एनर्जी स्पेंड होती है किसी एक इंटरवल टाइम में।
और पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, और यहाँ पर एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। और इसका मतलब एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम मीन्स किलो वॉट आवर, और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी कहते हैं, यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, जूल, न्यूटन, मीटर, इसकी यूनिट क्या है, वॉट है। पावर इज डिफाइंड एज, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ ये भी है वन, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये भी एनर्जी सही है, तो इसका मतलब ए एंड बी, सी आंसर है। इसका मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये भी पावर है। तो अगर पावर की डेफिनेशन पूछे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द definition of power, yes. Rate of energy transfer is also the unit of power, yes. तो पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 1 watt इज इक्वल टू, 1 watt मीन पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट सेकेंड। 1 जूल काम किया 1 सेकेंड में, 1 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 1 जूल पर सेकेंड इज, इसका मतलब 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, ये क्या है 1 watt। अगर 1 जूल काम 1 सेकेंड के अंदर किया तो इसका मतलब उसकी मशीन की पावर कितनी है, 1 जूल। अगर इफ 1 जूल वर्क इज डन, अगर 1 जूल काम 1 सेकेंड में किया तो उस मशीन की जो पावर है वो क्या है, 1 watt। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दैट मीन द पावर इज 1 watt। 1 जूल पर सेकेंड नो, इसका मतलब आंसर क्या है, इसका ए है, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, पावर इज इक्वल टू 60 वाट, यूज्ड फॉर 6 आवर, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर, द यूनिट एनर्जी, यूनिट मीन kWh, कंज्यूम्ड बाय इन 1 डे बाय द बल्ब, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर कितना है 60 वाट, और टाइम कितना है 6 आवर, तो क्या आएगा 6 को 60 से मल्टीप्लाई, 360 वाट आवर, तो क्या आएगा, किलो वाट, यूनिट में चेंज करना है तो 360 अपॉन में 1000 किलो वाट आवर, तो क्या आएगा 0.36, ये क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये यूनिट। इसका मतलब आंसर इज सेकंड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी, सही है, इसका मतलब हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है एनर्जी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी, ये भी सही है। अब फ्लाइंग बर्ड हैज काइनेटिक एनर्जी ओनली, नहीं, फ्लाइंग बर्ड उड़ रहा है तो किसी हाइट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी साथ साथ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसका मतलब थर्ड इज रॉन्ग। एन एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे, रनवे में दौड़ रहा है एरोप्लेन, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, नो, इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी, केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग इज, थर्ड एंड फोर्थ ए आंसर है। इसका मतलब फ्लाइंग में काइनेटिक एनर्जी के अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और रनवे पर अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो टच टू द सरफेस। तो इसका आंसर क्या है, तीसरा और चौथा दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, और वो हमारा क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, केमिकली कम्बिनेशन ऑफ, केमिकली कम्बिनेशन ऑफ, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनाएगा। और कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन होता है, एक फिक्स रेशो में एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन होता है, विच आर मेड अप ऑफ ए टू डिफरेंट एलिमेंट कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड। इसका मतलब कंपाउंड केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, लेकिन अगर दो ही एलिमेंट यूज करेंगे तो उस दो एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो दो, केवल दो एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक एलिमेंट कार्बन, एक एलिमेंट ऑक्सीजन, इसे बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे। इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड जिनके लिए केवल दो ही एलिमेंट चाहिए, उसे हम बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल।
जो केवल क्या बना है, एक ही कांड के पार्टिकल से बना हुआ है। while writing the chemical formula means symbolic representation, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी एलिमेंट का अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसे हम क्या लेंगे, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज आर रिटन। कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो जैसे आपने कार्बन, आपने लिखा हाइड्रोजन, वाटर बनाना कंपाउंड H और उसके सिंबल लिखिए। H वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूएंट द एलिमेंट, एलिमेंट लिख दिए और इनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नीचे लिख दिया। देन क्रॉस ओवर द वैलेंसी ओवर द कंबाइनिंग एटम, क्रॉस ओवर कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे क्रॉस और इसके साथ क्रॉस ओवर कर देंगे, तो H के साथ आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के साथ आएगा 1, तो इसे हम लिखते हैं H2O। क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। फॉर आयनिक कंपाउंड द सिंबॉलिक कैटायन, आयनिक कंपाउंड सिंबॉलिक कैटायन मीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता है बाय फॉर्मिंग बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। कैटायन लिख दिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, रिटर्न ऑन फर्स्ट बाय द सिंबल ऑफ द एनाइन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एनाइन, जैसे NaCl, NaCl, Na क्या है, कैटायन, Cl क्या है, एनाइन। तो पहले हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एनाइन आएगा, क्या आएगा, एनाइन। फर्स्ट राइट कैटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और फिर लिखेंगे एनाइन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड देयर चार्ज आर मस्ट बी बैलेंस and their charge are crossed to get the formula। फिर फॉर्मूला देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मस्ट बी बैलेंस टू ईच अदर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। इसका मतलब जैसे Na, इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, +1, Cl ये क्या आ गया, -1, क्रॉस ओवर कर दिया तो NaCl, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों को आपस में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो बैलेंस हो गया, तो होल कंपाउंड क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। होल कंपाउंड इज न्यूट्रल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमने मास निकालना है तो क्या करेंगे, सारे एटम का मास निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे H2 का मास निकालना है तो कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम का मास निकालेंगे, और या H2O का मास निकालना है तो इसको ना हाइड्रोजन के एटम का मास, 2 हाइड्रोजन के एटम का मास और एक ऑक्सीजन के एटम के मास को प्लस कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, सब्सटेंस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन प्योर सॉलिड, ऑब्टेन या प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड ऑब्टेन अगर करा जाए तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर है किससे, सिंपल इवेपोरेशन से टू प्यूरिफाई सॉलिड। प्यूरिफाइड सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है वो बेटर है किससे, इवेपोरेशन से। क्यों, तो पहला, विच सॉलिड डिकम्पोज एंड गेट कैरिड ऑन हीटिंग ऑन ड्राइनेस, क्योंकि सिंपल इवेपोरेशन में जो सॉलिड है वो क्या करता है, ब्रेकअप हो जाता है, चेयर हो जाता है, जब उसको हीट या टू ड्राइनेस, जब उसको हीटिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको ड्राइनेस में सुखाते हैं। और इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद मतलब हम प्यूरिफिकेशन एवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो इम्प्योरिटीज इसमें रह जाती है, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन जो है एक बेटर टेक्निक है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। तो कौन सा आंसर है, ए और बी दोनों, तो आंसर इज सी। द मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और ये Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई MgCl2, और जबकि ये क्या है, क्लोरीन माइनस का है और मैग्नीशियम प्लस के 2 चार्ज और माइनस का 1 चार्ज, तो क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, तो इसका मतलब कितने क्लोराइड आयन चाहिए मैग्नीशियम के साथ जुड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो कितने क्लोराइड आयन चाहिए, 2 क्लोराइड आयन चाहिए, 2 क्लोराइड आयन चाहिए, तो ईच मैग्नीशियम आयन के लिए हमें कितने चाहिए, 2, आंसर इज बी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का मॉलिक्यूलर मास, ये मास कैसे निकालेंगे, देखिए HNO3 का मास, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस 3 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम,
हाइड्रोजन एटम का मास 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन के कितने 3 इंटू 16, तो 15 और 1 14 और 1 15 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48, 48 में 15 जोड़ेंगे तो 63 और 63 क्या आ जाएगा यू, क्योंकि एटॉमिक मास हमेशा यू में, मोलर मास ग्राम में, तो 63 यू मीन आंसर क्या है इसका ए, आंसर इज ए। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, Ca कैल्शियम क्लोराइड, Ca मीन कैल्शियम, Cl मीन क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड, तो मास ऑफ कैल्शियम एटम, मास ऑफ Ca एटम प्लस क्लोरीन कितने इसमें 2, 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो इसका मतलब कैल्शियम का मास 40 प्लस में 2 इंटू क्लोरीन का मास 35.5, तो ये का 40 प्लस ये क्या जाएगा 75, 70 और 171, दोनों को प्लस करेंगे 100 यू, तो इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड का मास 111 यूनिफाइड, यू मीन्स AMU की शॉर्ट फॉर्म, जो पहले AMU, अब इसे बोलते हैं यू यूनिफाइड। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी फॉर्मूला यूनिट का मास निकालना, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, यस, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ओनली वन एटम, नो, ए और बी, इसका आंसर क्या है ए। इसका मतलब जितने भी एटम है उन सब के एटम का मास को अगर हम क्या करें निकालें और प्लस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्या है आपका, हमारा जो चैप्टर है उससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तीसरा केस स्टडी, इन नेचर द नंबर ऑफ एटम, एटम क्या है हमारे पास सिंपलेस्ट पार्टिकल्स, मीन जितने भी मैटर्स हमारे एनवायरमेंट में हैं वो किससे बने, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के, उन टीनी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं, और ये एटम क्या है हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल है। ऑफ सम एलिमेंट, एलिमेंट अभी आपने बताया कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम, कुछ एलिमेंट के एटम को आइडेंटिफाई नंबर को हम कर चुके हैं, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उसका मास अलग अलग है, कोई एलिमेंट जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास क्या अलग अलग है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। इसका मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है। और एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या पता होता है, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, लेकिन मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास होगा और एटॉमिक नंबर हमारा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेनी एलिमेंट कंसिस्ट द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप आपने बताया कि द एलिमेंट विच एग्जिस्ट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि आइसोटोप एक ही टाइप का एक ही एलिमेंट के है, तो एक एलिमेंट है तो इसका आइसोटोप भी क्या है प्योर है, क्या है वो प्योर, और उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। क्लोरीन अकर इन टू आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 1737 और जबकि हाइड्रोजन जो है वो तीन फॉर्म में, एक प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्रिटियम। आइसोटोपिक वेरियस एप्लीकेशन ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज होता है। अब जैसे आपने पढ़े होंगे कि आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए होता है, ऐसी आइसोटोप ऑफ आयरन इज यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। मास ऑफ एन एटम में बी न्यूट्रल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, उस एलिमेंट का एवरेज मास निकालते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट किसी अलग एटम्स के एटम अलग अलग हैं, अगर एलिमेंट के एटम अलग अलग हैं तो उसका मास भी क्या होगा, नंबर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट एटम हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार क्या है, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन मास दोनों का क्या है, सेम। जब मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो इसे हम बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आइसोबार। आइसोबार the element two or more two when and two element are having the same different atomic number but same mass number, उसे हम क्या बोलेंगे आइसोबार। और आइसोटोप an element which has same atomic number but different mass number, उसे बोलेंगे आइसोटोप। और आइसोटोप इज ए प्योर सब्सटेंस। और आइसोबार दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा।
आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो किसके लिए होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए आयोडीन। फ्यूल हमारा कौन सा था? यूरेनियम के लिए। नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम। आइसोटोप ड्यूटेरियम में H12 होता है। तो प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, मास नंबर 2 और न्यूट्रॉन एक। इसका मतलब प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 1 और इलेक्ट्रॉन 1। तो प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक। तो एक नॉन न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन। 2 तो है ही नहीं, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्टली सेटिस्फाई एन आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट? कौन सा इनमें से करेक्ट है रीजन जो ये बताता है कि आइसोटोप, सब एलिमेंट के जो आइसोटोप है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है? और वो क्या डिपेंड करेगा? उनकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? एटॉमिक नंबर का। तो कौन सा? आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? नो। आइसोटोप हैव द isotope have same configuration, electronic configuration. Different configuration have the same configuration. और आइसोटोप पर आइडेंटिकल प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या है? बी। टू एटॉमिक स्पीसीज, एक एक्स है और एक क्या है? वाई है। एक एक्स और एक वाई। और एक्स के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने? 8, न्यूट्रॉन कितने? 8। तो मास नंबर 16। प्रोटॉन कितने? 8, न्यूट्रॉन कितने? 10, मास नंबर इज 18। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों के प्रोटॉन की संख्या क्या सेम है? प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। इसका मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका मास 16 है और इसका मास 16 है। तो मास क्या है? डिफरेंट है। मास क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ये आइसोटोप बोलेंगे। या दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी? दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो क्या है? आइसोबार? नो, रॉन्ग। एक्स और वाई डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? नो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो इसका मतलब आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसीलिए ये क्या है आपका? एक्स जो है जिसके प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 10। तो प्रोटॉन की संख्या सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो गई तो मास नंबर अलग अलग हो गया। अलग अलग होने से क्या है? ये आइसोटोप है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, जैसे H11, H12, H13। एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर 1, 1 एटॉमिक नंबर, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। ये क्या है? प्रोटियम। क्या है ये? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ERIUM, ड्यूटीरियम। और तीसरा क्या है? ये क्या है? ट्रीटियम। क्या है ये? ट्रीटियम। और ये क्या है? प्रोटियम। इनका एटॉमिक नंबर सबका क्या है? सेम, सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मास नंबर अलग अलग है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी अलग हो सकते हैं। सेम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? ये तो मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखते हैं कौन सा है। सिंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो। आइसोटोप है 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं ये भी नहीं है। आइसोटोप है 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा? ड्यूटेरियम में। हाँ, ड्यूटेरियम में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन, 1 ही न्यूट्रॉन। दे आर न्यूट्रल। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। आइसोटोप क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और देयरफॉर ये है बी। इसका आंसर क्या है? बी। न्यूट्रॉन की वजह से न्यूट्रल नहीं है। अगर न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज क्या नाम है? जीरो हो गया कट के, तो इसलिए न्यूट्रल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम केस स्टडी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसमें वाई डू फॉलिल और इज मेटल रेनॉल्ड्स प्योर के केस स्टडी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नाउ थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज शेयर एंड